सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर महीने के 4th वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। और अगर इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके वीडियो देखने के बाद। पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स ये किस क्षेत्र में खोला गया? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है कौन, मनोज सिन्हा, अभी उन्होंने श्रीनगर के सोनवार इलाके में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। एक्चुअली में 31 दिसंबर 1990 को आतंकवाद के प्रसार के बीच कश्मीर घाटी के सभी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे। तो आप देख लो, 3 दशक के अंतराल के बाद कश्मीर में ये सिनेमा हॉल खुला है। कहाँ पे? श्रीनगर में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अभी जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना था? जैरी। चलो बताओ, अभी राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया था? गुलाम अली को। बताओ, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। लेकिन अगर सिंपल सा आपसे पूछ रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य, तो कर्नाटक होगा। और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना था? बताओ। मध्य प्रदेश का मंडला। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। और अगर पूछे देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। अच्छा, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। देखिए, ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा एल्विस अली हजारिका। तो असम के तैराक हैं ये हजारिका, पूरा नाम है एल्विस अली हजारिका। और ये अभी नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले और सबसे उम्रदराज भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। कहां से? ये असम से हैं। और नॉर्थ चैनल कहां पर है? ये स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच में जो जल डमरू मध्य है, उसी को कहते हैं नॉर्थ चैनल। तैरकर कितनी दूरी तय की इन्होंने? 21 किलोमीटर की दूरी को तय किया इन्होंने तैर करके। और इसी के साथ ये नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो आंसर होगा आरती शाह। और पुरुष का नाम क्या है? तो मिहिर सेन है। स्कॉटलैंड से आपको याद आएगा, अभी 2021 में जो कोप 26 का आयोजन हुआ था वो ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुआ था। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि 2022 में कोप 27 का आयोजन और अगले साल 2023 में कोप 28 का आयोजन ये कहाँ पे होना है? बाकी आप जानते हो, अभी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी थी? जारा रदरफोर्ड बनी थी। और डल झील पर तैरता हुआ एटीएम ये किस बैंक ने शुरू किया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच में शुरू होगी? तो आंसर होगा वाराणसी और बोगीबील। तो याद रखना, ये देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी, जिसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 4000 किलोमीटर की लंबाई होगी। किस किस के बीच? उत्तर प्रदेश और असम के बीच। उत्तर प्रदेश के तो वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच ये शुरू होगी। और अगर आपसे नदी पूछेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे ये शुरू होगी। 2023 तक ये शुरू हो जाएगी। अभी ये घोषणा की है हमारे शिपिंग मंत्री ने, जो कि है सर्बानंदा सोनोवाल। और इनके पास एक और मंत्रालय कौन सा है? आयुष मंत्रालय है। और आप जानते हो, गंगा नदी से गुजरने वाले जलमार्ग को राष्ट्र जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरने वाले जलमार्ग को राष्ट्र जलमार्ग 2 के रूप में जाना जाता है। और अगर मान लो आपसे पूछे कि बताओ सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के ऊपर? चेनाब नदी पर बन रहा है। और आप जानते हो, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन ये किया गया था मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर ये आपका कोच्चि है। और बताओ, पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलेगी? कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। अच्छा, आप जानते हो
अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी ये कौन सी बनी है? तो आंसर होगा वाराणसी 2022-23 के लिए। और वाराणसी से आपको याद आएगा कि रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर आपका बना है वाराणसी। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स कि अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो मध्य प्रदेश के हैं ये सत्येंद्र सिंह लोहिया, और अभी ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। और इससे पहले वो इंग्लिश चैनल को भी पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन चुके हैं। अब इस प्रश्न से आपको कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? तो आंसर होगा एल्विस हजारिका। ये असम से थे, याद आया आपको? लेकिन इस प्रश्न में हम क्या पढ़ रहे हैं? एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए? तो फिर आपका आंसर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। हम बात कर चुके हैं ये नॉर्थ चैनल आपको कहां पे मिलेगा? नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और यहाँ पे इंग्लिश चैनल की भी बात हुई है, वो आपको फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मिलेगा। बाकी अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम, तो आरती शाह है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष की बात करेंगे तो आंसर होगा मेहर सेन। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण ये किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो याद रखना देश में पहली बार 2 मरीजों के पूरे हाथ यानी कि फुल आर्म का ट्रांसप्लांट हुआ है। तो केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल ने ये इतिहास रचा है। और जिन 2 मरीजों में आर्म ट्रांसप्लांट किया गया उनमें से एक इराकी नागरिक हैं यूसुफ हसन और दूसरे कर्नाटक के अमरेश हैं। इन दोनों ने बिजली के करंट से अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा की अगुवाई में ये ऑपरेशन हुआ। और आपको बता दूं कि दुनिया में केवल 3 कंधे के स्तर के फुल आर्म को जोड़ा गया यानी कि ट्रांसप्लांट किया गया, जिसमें भारत में ये पहला है। चलो सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि राष्ट्र अंगदान दिवस ये कब मनाया जाता है? नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। तो आंसर होगा 27 नवंबर को। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है तो फिर आपका आंसर होगा 13 अगस्त। आपको यह भी याद रखना है अभी हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। चलो बताओ किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना तैयार किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। और भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म ये किसने शुरू किया? केरल ने। ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि आपका अमेजन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार ये वगैरह देखते हो ना, उसे कहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म ये शुरू किया है केरल ने। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र आपसे पूछा जाए कहां पे स्थापित किया गया तो भी आंसर होगा केरल में। चलो ये बताओ भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल का कुंभलांगी गांव। और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पे स्थापित होगा? केरल में ही। और केरल का पहला बुक विलेज बना है कोल्लम जिले का पेरुकुल्लम गांव। अच्छा, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम भी पूछेंगे कहां पे खुला? तो आंसर होगा केरल में। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहां पे शुरू हुई? तो भी आंसर होगा केरल में। याद रखना अभी अहमदाबाद और केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। तो केरल से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी भारत किस वर्ष अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2023 में। तो याना भारत 2023 में ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है उसमें अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। ये 2023-24 से 2030-31 तक आयोजित किया जाएगा और इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। इस प्रीमियर इवेंट में 19 देशों के राइडर्स शामिल होंगे। अच्छा, 2023 से आपको कुछ याद आता है? बिल्कुल याद आना चाहिए। भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा कौन? मुंबई। आपको याद हो तो 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये इंदौर में आयोजित होगा, पढ़ा था हमने। और याद रखना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर 2023 को
मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, ईयर ऑफ मिलेट्स। और 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये होस्ट करेगा भारत। और 2023 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भी लॉन्च होगा। और 2023 में ही इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह, वो भी लॉन्च होगा। चलो आप ये बताओ, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, इसका आयोजन कहाँ पे होता है? केरल में होता है। केरल के अल्लापुझा में जो पुन्नमदा झील है वहां पे इसका आयोजन होता है। और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे? उड़ीसा में होंगे। तो ये भी सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो सिक्किम में भूस्खलन की रियल टाइम निगरानी के लिए पहली बार हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया। और ये भारत में अपनी तरह का पहला रडार है। ये जो सिस्टम है ये भूस्खलन से पहले ही सचेत कर देगा, जिससे स्थानीय लोगों को आपदा से पहले ही उस स्थान से सुरक्षित हटाया जा सकेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि भारत का पहला हेली हब ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। अभी भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे खुला जाएगा? लद्दाख में। अभी भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और बताओ, जन निगरानी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर ने। चलिए फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अच्छा, ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और उसके बाद ये किसी एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और अभी इसे नोटिफाई कर दिया गया, अधिसूचित कर दिया गया, एक बार फिर से ये न्यूज में आ गया, तो हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। ये है डुगोंग संरक्षण केंद्र। डुगोंग, इसी को सी काऊ भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है। कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो पाक खाड़ी है वहां पे। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र ये आपको मिलेगा कहाँ पे? पटना, बिहार में। अभी खाद्य संग्रहालय स्थापित किया गया तंजावुर, तमिलनाडु में। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय ये आपको मिलेगा गुजरात के लोथल में। और बताओ, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे मिलेगा? हैदराबाद में। अभी आपको याद होगा, भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। और भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खोला जाएगा? केरल में। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताओ कहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय आपको कहाँ पे मिलेगा? मैसूर में। मैसूर कर्नाटक में है, जहाँ पे योग दिवस का भी आयोजन हुआ था 21 जून को। अच्छा, अभी हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, बताओ इन्होंने कहाँ पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गोवा में। और इसका नाम क्या रखा था? धरोहर। और अभी करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर, ये तो वैसे सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनमें सबसे लेटेस्ट वाला है कि अभी बताओ किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका हरियाणा। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये 18 मई को मनाते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो दुनिया भर में हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सभी राष्ट्रों और सभी लोगों के बीच शांति के आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। बात अगर करें इसकी थीम क्या है इस बार की, जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें, एंड रेसिज्म, बिल्ड पीस। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। तो हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर यह वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पिछले कुछ सालों में अल्जाइमर एक सामान्य बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है, और ये दिन दुनिया भर में बीमारी, सामान्य लक्षणों और जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अल्जाइमर ये दिमागी बीमारी है जो व्यक्ति के दिमाग को कमजोर करके उसकी याददाश्त पर असर डालती है। पहले ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन तनाव और डिप्रेशन की वजह से अब ये कम उम्र के व्यक्ति को भी अपना शिकार बना रही है। सीधा सा याद रखो, वन लाइन में, वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। फिर अगला प्रश्न देखिए, अभी विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व गेंडा दिवस आप कह सकते हो। तो आंसर होगा 22 सितंबर को। तो हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है।
तो राइनो की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम पूछोगे तो आंसर होगा 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। आप जानते हो भारत का कौन सा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है? तो आप आंसर क्या करोगे? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा असम में। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है आपका कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा देखो, डे वाला क्वेश्चन है तो लगभग डेली हम डेज को रिवाइज कर रहे हैं। आज मैं सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ कि भारत का अभी नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना? या फिर मैं यूं पूछूं कि असम का 7वां नंबर का नेशनल पार्क कौन सा बना? 7वां और 6ठा दोनों नेशनल पार्क कौन से बने हैं असम के, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी देखो 22 सितंबर को हमने वर्ल्ड रोज डे के रूप में भी मनाया। ये जो दिन है ये कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देने और उनके जीवन में खुशियां लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे। और गेंडों से आपको याद आएगा कि अफ्रीका के अभी काले गेंडों को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था पहला वन्यजीव बॉन्ड। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। तो याद रखना हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, तो वे बात करने के लिए अपने हाथों से, अपने चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं और इसी भाषा को साइन लैंग्वेज कहा जाता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है, लोगों को साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाना। इस बार की थीम क्या है? सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती है, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट्स अस। फिर बताना है आपको अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र ये 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में मनाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। अच्छा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ, एक परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं, वो भी याद रखना। आप जानते हो यूनाइटेड अरब अमीरात ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट को शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था। और मुझे बताओ अभी किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया? तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। हिरोशिमा डे, नागासाकी डे तो आप जानते ही हो 6 अगस्त को और 9 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा चलो आप तो ये बताओ कि अभी पाकिस्तान के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। अच्छा मैंने तो प्रश्न भी पूछ लिया और उत्तर भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं, मेरे को यूं पूछना चाहिए था, बताओ अभी किस देश के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? तो फिर आप उत्तर करते पाकिस्तान। कोई बात नहीं होता है, कोई और प्रश्न पूछ लेंगे आपसे। चलो इसी बात पे फिर आप बता दो भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था और उसका निकनेम क्या था? और दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, अब ये भी बताओ, और उसका निकनेम क्या था? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। और याद रखना यह हाइफा दिवस भारत और इजराइल में मनाया जाता है। एक्चुअली में इजराइल में एक शहर है हाइफा। इस हाइफा शहर पे कब्जे के लिए तुर्की और जर्मनी की सेना थी। और फिर यह बात है 23 सितंबर 1918 की, जब भारत की तरफ से हैदराबाद के जवान, मैसूर के जवान और जोधपुर के जवान ये भारतीय सेना की तरफ से लड़े थे और हाइफा को आजाद कराया था। इसीलिए तो 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी कारण से दिल्ली के 3 मूर्ति चौक का नाम हाइफा चौक हो चुका है। अच्छा इजराइल के प्रधानमंत्री नए बने थे अभी, नाम याद है उनका? यायर लैपिड। और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? निसेट कहते हैं। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए हर साल किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो याद रखना हर साल भारत में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में ये अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने एकात्म मानववाद की अवधारणा विकसित की थी। वे भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक और एक आरएसएस विचारक थे। अंत्योदय शब्द का मतलब क्या होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना
और इस दिन का उद्देश्य भी यही है, समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचना। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं इसी तरह से, जैसे कि कौन सा दिन किसकी जयंती पे मनाया जाता है, बताने की कोशिश करना। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ये हम किसकी जयंती पे मनाते हैं बताओ। तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस की जयंती पे। और मनाते कब है ये भी बताऊंगा, 20 को। एक बताओ, पराक्रम दिवस किनकी जयंती पे मनाते हैं। आप जानते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हमने मनाना शुरू किया अभी, पराक्रम दिवस। कब, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, नया डे है 23 जनवरी को। बाकी आप जानते हो राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे, ये 13 फरवरी को मनाते हैं। और सब जानते होंगे किनकी जयंती को होता है ये दिन, सरोजिनी नायडू जी। भारत की पहली गवर्नर राज्यपाल यही थी, उत्तर प्रदेश की थी ये। इन्हें भारत की कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखो। आप ये बताओ, सद्भावना दिवस किसकी जयंती को होता है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनकी जयंती को। और ये दिन मनाते कब हैं, तो 20 अगस्त को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे, ये आप जानते हो हमने अभी 5 सितंबर को मनाया था। किसकी जयंती को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ये याद रखना। और इसी तरह मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये किसकी जयंती को मनाते हैं। तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना हमारे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को। अब आप पूछोगे मनाते कब हैं, तो 11 नवंबर को मनाते हैं। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। और उसी दिन एक और डे मनाते हैं, वो भी बताओ कौन सा डे होता है वो। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, मेरे ख्याल से सब उत्तर दे देंगे इसका। तो 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को। और इंटरनेशनल यूथ डे भी आप बता ही दोगे, 12 अगस्त को, जिस दिन एलिफेंट डे भी होता है, याद आया। चलो आप ये बताओ, इंटरनेशनल नर्स डे किसकी जयंती को होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को। कब, 12 मई को। और आप जानते हो ना अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने किनकी जयंती को मनाया, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को, यानी कि 29 अगस्त को। अब एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं, सारे प्रश्न तो मैंने ही पूछ लिए और उत्तर भी दे दिए। अब एक प्रश्न तो होमवर्क के लिए रहेगा आपके, कि नेशनल मिल्क डे, और बड़ा सिंपल सा पूछा है मैंने आपसे, बताओ किनकी जयंती को और कब मनाते हैं ये। और वर्ल्ड मिल्क डे ये भी बता दो, बहुत उपकार होगा आपका। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। आप अपने ग्रुप्स में दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कि अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा आलिया भट्ट को। तो अभी एक्ट्रेस हैं ये आलिया भट्ट, जिनको प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रमुख गैर लाभकारी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन प्रियदर्शनी अकादमी की 38 यानी कि 38 नंबर की वर्षगांठ समारोह में भारतीय सिनेमा में उनके सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो सिंपल सा 1 लाइन में याद रखेंगे, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। सुष्मिता सेन का नाम सुना है आपने, इन्हें इस साल के स्टार्टिंग में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला था उनके शो आर्या 2 के लिए। अच्छा, आपको याद होगा अभी 67 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कृति सेनन, मिम्मी नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म रही थी शेरशाह। उससे पहले आईफा अवार्ड्स 2022 की बात हमने करी थी, जो अबू धाबी में हुए थे। उसमें बेस्ट एक्टर थे विक्की कौशल, सरदार उद्दम नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस तो यही थी कृति सेनन, मिम्मी मूवी के लिए। और उसमें बेस्ट फिल्म यही थी शेरशाह। और बेस्ट डायरेक्टर थे शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अब इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो अभी किस भारतीय फिल्म को 95 यानी कि 95th अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। तो आंसर होगा छेल्लो शो। तो गुजराती फिल्म है ये छेल्लो शो, जिसे 95th अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स, जो कि 2023 में होंगे, उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस फिल्म का नाम अंग्रेजी में है लास्ट फिल्म शो। और इसका निर्देशन ये किसने किया है, पान नलिन ने। और इस मूवी ने एस राजामौली की RRR और द कश्मीर फाइल्स को मात दे दी है और यहाँ पे एंट्री ली है। आपको याद होगा 2021 में एक तमिल फिल्म थी कुझंगल, वो ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनी थी।
अब बात तो देखो ऑस्कर की है, तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा 2022 वाले ऑस्कर कौन से नंबर के थे, तो 94 नंबर के थे। उसमें बेस्ट फिल्म याद रख लो कोडा है, बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस है जेसिका कैस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर हैं जेन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। तो इतना आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा राधिका बत्रा। तो अभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को ये गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया, और उन 4 में से एक भारतीय हैं, उनका नाम आपने देख लिया, राधिका बत्रा है। अब बाकी 3 कौन है? तो एक है अफगानिस्तान की जारा जोया, एक युगांडा की वेनेसा नाकाटे। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले आप लोग बताओ कि अभी आपने वेनेसा नाकाटे का नाम कहाँ पे पढ़ा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था करंट अफेयर्स में, बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और ये 3 हो गई है, और चौथी कौन है? यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयोन। तो इन चारों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में उनके असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप जानते हो असगर वजाहत का नाम अभी 31वां व्यास सम्मान मिला था इनको महाबली के लिए। और अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तनिकेला भरणी को। ये कौन है? तेलुगु लेखक और अभिनेता एक्टर हैं। और मरीना तबस्सुम की बात करेंगे तो अभी लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली दक्षिण एशिया की पहली व्यक्ति ये बनी है। ये बांग्लादेशी वास्तुकार हैं। वैसे अभी एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि युगांडा की वेनेसा नाकाटे का नाम आपने कहाँ पे सुना था? एक्चुअली में अभी यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर ये बनी थी, तब आपने इनका नाम सुना था, तो याद रखना इनका नाम। बढ़ते आगे, फिर आपको बताना है अभी सितंबर 2022 में किस देश ने अपने उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी कि इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार को जीता है। तो अभी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को भारत की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अपने असाधारण कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला है। इस पहल के तहत उच्च रक्तचाप से पीड़ित 34 लाख से ज्यादा लोग सरकारी सुविधाओं में इलाज करवा रहे हैं। हाइपरटेंशन से एक डे आपको याद आएगा, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वो हम मनाते हैं कब? 17 मई को। बढ़ते आगे, अच्छा फिर बताइए अभी सितंबर 2022 में किस कंपनी को राष्ट्र ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड को। तो अभी राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड को 2021 राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसे लगातार चौथी बार यह राष्ट्र ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार मिल रहा है। आप जानते हो राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील के रूप में भी जाना जाता है, ये एक सरकारी स्वामित्व वाला स्टील उत्पादक है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापत्तनम में। और अभी कुछ समय पहले इसके सीएमडी बने थे अतुल भट्ट नाम है उनका। आप जानते हो अभी मार्च 2022 में ही राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला था। इस्पात मतलब हो गया स्टील। आप जानते हो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और ये भी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। तो बताओ अभी भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन बने? आलोक सहाय। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन जिंदल बने। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। फिर बताओ अभी सितंबर 2022 में किसने जर्मन पेन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा मीना कंदासामी ने। तो भारतीय कार्यकर्ता, लेखक और कवि हैं ये मीना कंदासामी, जिनको अभी हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, जो जर्मनी के डार्मस्टेड में पेन सेंटर के द्वारा दिया जाता है। तो पीड़ित लेखकों के अधिकारों के लिए उनके समर्थन के सम्मान में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। मीना कंदासामी ये कहाँ से है? ये चेन्नई से हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक का नाम है टच, एक बुक का नाम है व्हेन आई हिट यू,
ये 2017 में आई थी, ये भी ध्यान रख लेना। नाम है इनका मीना कंदासामी। आप जानते हो राधिका बत्रा का नाम पढ़ा था आपने अभी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को अभी गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया था। उन चारों में एक भारतीय थी, ये राधिका बत्रा। स्वाति पीरामल, फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया। और तनिकेला भरणी तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं ये। अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला था इनको। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी सितंबर 2022 में किस देश ने काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में अपना पहला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी सितंबर 2022 की ये बात है, काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में बांग्लादेश ने अपना पहला साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसमें बांग्लादेश ने किसको हराया? नेपाल को हराया। ये इस टूर्नामेंट का 6वां संस्करण था। और आपको याद होगा अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता था भारत ने, नेपाल को ही हराया था उसमें, जो कि हुआ कहां पे था ये चैंपियनशिप? श्रीलंका के कोलंबो में। और अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 जो कि जमशेदपुर में हुआ था, उसको भी भारत ने जीता था और उसमें हराया बांग्लादेश को था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डूरंड कप ये इसका 131वां संस्करण था। बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इसको जीत लिया मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके, ये याद रखना। और अगर आपसे पूछे अभी 75वें नंबर की जो संतोष ट्रॉफी थी उसको किसने जीता? केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हराकर। और बताओ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 इसका होस्ट कंट्री कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। अभी आपको याद है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो आंसर होगा कल्याण चौबे बने। और अगर आपसे पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहां पे? कतर दोहा में। इसका शुभंकर लाइव है, ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस। और अगले वाले 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप ये कहां पे? ये 3 देश में, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। इसी तरह से आपको याद होगा अभी 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था सुनील छेत्री को, और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था मनीषा कल्याण को। अच्छा, नामची सिक्किम में ही बाइचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बन रहा है, ये भी याद रखना। और 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में होता है। प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। तो देखो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि आईसीसी के नए बदलावों के अनुसार एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय में तैयार होना होगा? तो आंसर होगा 2 मिनट में। 2 मिनट में मैगी है क्या? मैगी समझो। तो अभी आईसीसी ने सौरव गांगुली की अगुवाई वाली पुरुष क्रिकेट समिति की सिफारिशों की पुष्टि के बाद खेल के नियमों में कई बदलावों की घोषणा की है। जैसा कि हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं, अगर कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो उसके आउट होने के बाद जब नया बैट्समैन स्ट्राइक पर आता है तो उसे अगर टेस्ट मैच या वनडे मैच चल रहा है तो 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर आना होगा पहले, जबकि T20 इंटरनेशनल में 90 सेकंड में आना होगा। पहले की बात करें तो पहले समय 3 मिनट हुआ करता था, 3 मिनट के अंदर उसे आना होता था। अच्छा, बात कर ले अगर वो नहीं आया तो, अगर वो नहीं आता टाइम पे जो टाइम दिया हुआ है, तो जो दूसरी वाली टीम है यानी कि फील्डिंग वाली टीम है उसका कप्तान टाइम आउट की अपील कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे कुछ हैं नियम्स जिनमें बदलाव लेकर के आए हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं। एक तो ये मैंने आपको बताया, एक होता है मैन किडिंग। अभी मैन किडिंग का मतलब क्या होता है? जो क्रिकेट देखते हैं उसके बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं जानते वो हल्का सा समझ लो थोड़ा बहुत, या कभी कभार तो आपने क्रिकेट खेला या देखा ही होगा। तो जो बॉलर होता है आपने देखा होगा वो काफी दूर से भागता हुआ आता है। तो जब वो भागता हुआ आता है तो नॉन स्ट्राइक पे जो बैट्समैन है, नॉन स्ट्राइक मतलब एक तो जो बैटिंग कर रहा है वो, और एक अपोजिट साइड में जो बैट लेकर के खड़ा होता है। तो जब सामने से वो बंदा भागता हुआ बॉल डालने के लिए आता है तो सामने वाला जो बैट्समैन होता है वो उसी के साथ साथ आगे निकल जाता है पहले से ही, तो उसी कहते हैं मैन किडिंग। इसे अभी तक अनफेयर प्ले माना जाता था, लेकिन अब अगर बॉलर उसे आउट कर देता है इस कंडीशन में तो उसे रन आउट कहा जाएगा। इसके अलावा लार का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध अब स्थायी हो गया है, तो खिलाड़ियों को गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। बाकी देखो आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में।
हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसके सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी 2 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन होगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अच्छा, आपको याद हो तो अभी खेल महाकुंभ का आयोजन गुजरात में भी किया गया था। और प्रश्न में अब आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 2 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में होगा ये खेल महाकुंभ? तो उत्तर होगा इसका उत्तराखंड। और खेलों से आपको याद है, अभी 36वें नेशनल गेम्स 2022 में ये कहाँ पे? गुजरात में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट भी याद रखो सावज है। सावज, इसको मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शावक। और अगले साल जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में होंगे, ये भी याद रखना। अभी आपको याद है ग्रामीण ओलंपिक गेम्स ये कहाँ पे हुए? राजस्थान में हुए थे। उसका शुभंकर था शेरू। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए, जो कि इसका 22वां ही संस्करण था, जिसमें भारत ने 22 ही गोल्ड जीते थे, वो कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम यूके में। भारत चौथे स्थान पे था, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था। भारत ने टोटल तो 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण भी हुआ था। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। और इसका शुभंकर था धाकड़। विजेता हरियाणा ही था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण भी हुआ था बंगलुरु में। इसका शुभंकर वीरा था। और उसमें विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी थी? बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। आप जानते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? 29 अगस्त को होता है। वैसे तो केंद्र सरकार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देती है उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया, जिसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है? 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रहे हैं कि अभी सितंबर 2022 में किसे प्रधानमंत्री केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा, ये तीनों नाम इसके आंसर हैं, केटी थॉमस, करिया मुंडा और रतन टाटा जी। तो अभी उद्योगपति रतन टाटा जी, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और पूर्व डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा को प्रधानमंत्री केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पे प्रधानमंत्री केयर्स फंड की, तो आपको याद है इसे कब बनाया गया था? कोरोना के समय 27 मार्च 2020 को। एक तो ये याद रखना। और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? भविष्य में कोरोना वायरस के प्रकोप और इसी तरह की महामारी जैसी स्थितियों से निपटने, उनकी रोकथाम करने और राहत प्रयासों के लिए इसे बनाया गया था। और याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फंड के अध्यक्ष हैं। अच्छा बताओ आप, लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा गणेशा वासुदेव मावलकर। अभी 17वीं लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। और आप जानते हो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये आप लोग बताओ कौन है। बाकी अगर बात करें, असम ने अभी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था रतन टाटा जी को, जिसका नाम है असम वैभव। अभी रतन टाटा जी की बायोग्राफी आई है, उसका नाम क्या है? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और अभी रतन टाटा जी ने गुड फेलोज नाम के एक स्टार्टअप में निवेश भी किया था। और बताओ, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? साइरस पूनावाला। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा आपका, एक तो रोहित शर्मा और एक उनकी वाइफ है रितिका सजदे। तो याद रखना भी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका सजदे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस स्थापना होती है सन 2001 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और एमडी सीईओ इसके प्रशांत त्रिपाठी हैं। आप जानते हो अभी बीसीसीआई ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया था? मास्टर कार्ड को। अभी कर्नाटक ने कन्नड़ फिल्म एक्टर हैं किच्चा सुदीप, इनको पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और रॉबिन उथप्पा, इन्हें अभी कर्नाटक सरकार ने ही अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो वो आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा भरत लाल। तो याद रखना, अभी गुजरात कैडर के ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, भरत लाल इनका नाम है, जिनको अभी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
आप जानते हो अभी जनवरी की बात है, इसी साल में स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पे आपका जम्मू था, दूसरे स्थान पे डोडा और तीसरे स्थान पे सांबा जिला। वैसे सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं? अटल जी की जयंती को, यानी कि 25 दिसंबर को मनाते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखना बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताओ, अभी किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा दिलीप तिर्की को। तो भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य दिलीप तिर्की को अभी हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और इतिहास में ये पहली बार है जब एक पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन को हॉकी इंडिया का प्रमुख चुना गया हो। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताओ कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्या इसका संबंध हॉकी से है क्या? अगर हाँ तो बताओ, अगर ना तो बताओ फिर किससे है। बाकी आप जानते हो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने थे कौन? आशीष कुमार चौहान। और अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन बने थे? एसएस मुंदड़ा बने थे, वो भी याद रखना। सीबीडीटी के अध्यक्ष बने थे नितिन गुप्ता। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? तपन कुमार डेका। और सामंत कुमार गोयल तो आप जानते ही हो, रॉ के प्रमुख फिर से चुने गए। आप जानते हो अभी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे बने थे। और फिडे, जो कि शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, उसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे विश्वनाथ आनंद। और अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने थे? मोहम्मद जलूद बने थे। अभी आपको याद होगा FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता था? भारत ने जीता पोलैंड को हरा करके। ये हुआ कहां पे था? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और याद रखना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में ही। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर M श्रीनिवास को। तो अभी केंद्र सरकार ने डॉक्टर M श्रीनिवास को एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे। एम्स दिल्ली स्थापना होती है 1956 में। इसके पहले निदेशक कौन थे? डॉक्टर BB दीक्षित। और एम्स की फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप जानते हो अभी DRDO के अध्यक्ष कौन बने थे? समीर V कामत। और अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सचिव बने थे राजेश वर्मा। जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने थे सुरेश N पटेल। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवारण्य योजना शुरू की थी? और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी UK संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, इस प्रश्न का भी उत्तर दो। और एक और प्रश्न का उत्तर दे जाओ कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कहां पे पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया? हम बढ़ते आगे। तो देखिए, इस इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अभी ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव बहल को। तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी कि ICMR, जो कि जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है, और ये दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। और अभी इसी के नए महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर राजीव बहल। 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया। साथ में वे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी बने हैं। बाकी अगर ICMR की बात करें, स्थापना इसकी 1911 में हो गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आगे बढ़ेंगे उससे पहले। CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल अभी कौन बनी थी? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी आप जानते हो अभी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने थे भरत लाल। NLC इंडिया लिमिटेड के CMD बने थे प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। और भारतीय जहाज रानी निगम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने थे BK त्यागी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया, तो BK से आपको याद आएगा, BK सिंगल उनका नाम था। अब मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था? CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल, तो इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसे एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अतुल चतुर्वेदी को। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहले अध्यक्ष बने हैं ये। किसके? एशियन पाम ऑयल अलायंस के। इसकी स्थापना अभी 21 सितंबर 2022 को ही हुई है। और अभी इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं अतुल चतुर्वेदी, इसलिए आपको नाम याद रखना है।
अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें वो सभी देश शामिल हैं जो पाम ऑयल का आयात करते हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ये 5 देश इसमें शामिल हैं। और याद रखना, इनमें से भारत जो है ये एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है, जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा आयात करता है। आयात यानी कि इंपोर्ट करता है। और अगर दुनिया में बात करेंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया ये अब तक के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक देश हैं। अच्छा, प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि किस देश को पाम ऑयल कंट्री कहते हैं, तो आंसर होगा नाइजीरिया। और पाम ट्री से आपको याद आएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ किसके लोगों में, नहीं प्रश्न ऐसे आता है कि आरबीआई के लोगों में कौन सा ट्री है, तो पाम ट्री है। और कौन सा जानवर है, रॉयल बंगाल टाइगर है। बाकी आप जानते हो अभी भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे आर दिनेश। और दिनेश में अगर गुण अच्छे होंगे तो वो श्रीलंका का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यानी कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धन है। सतीश पाई इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष बने ये। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी अभी, माधवीपुरी बुच बनी। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है सितंबर 2022 में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा संजय कुमार को। तो अभी संजय कुमार को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलटेल, इसका गठन 2009 में एक राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड और दूरसंचार नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से किया गया था। तो कौन बन गए हैं इसके सीएमडी, संजय कुमार। वैसे आपको बता दूं ये प्रश्न हमने पहले भी पढ़ चुका है, जब इनके नाम की सिफारिश हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था। और अभी इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया, तो इनका नाम याद रखना। आपको याद दिलाऊं मैं, अभी हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे, वो भी नाम याद रखो, राजेंद्र प्रसाद है। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन तो आप जानते ही हो, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। और बता दो विनय कुमार सक्सेना, ये अभी नाम न्यूज में था और इंपॉर्टेंट है, ये क्या बने थे। बाकी देखो, अगर हम एस कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ बने थे। एम्स दिल्ली के नए निदेशक कौन बने, डॉक्टर एम श्रीनिवास। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। ये नाम याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी भारत में सोलर फार्म से स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा अमेजन। तो अभी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन। इसने घोषणा की है कि ये राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में टोटल 420 मेगावाट कैपेसिटी के 3 सोलर फार्म्स का निर्माण करेगी। और ये पहली बार होगा जब कोई ई कॉमर्स कंपनी देश में सोलर फार्म स्थापित करेगी। इसके अलावा अमेजन 14 भारतीय शहरों में 23 नई सोलर रूफटॉप परियोजनाएं भी स्थापित करेगी। अच्छा, रूफटॉप से एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था। प्रश्न का उत्तर दो। जब तक हम अमेजन के बारे में जानते हैं, इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं और इसके सीईओ एंडी जेसी हैं। और आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और दिल्ली हवाई अड्डा ये पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। और मैंने आपसे क्या पूछा, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर में। तो ये ध्यान रखना आप। फिर आप बताइए, अभी हाल ही में वॉलेरी पोलाकोव का निधन हो गया। वे क्या थे, वे एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ये सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम था वॉलेरी पोलाकोव, जिनका भी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके नाम अंतरिक्ष में 437 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड है। तो इनका नाम एक तो याद रखना है आपको। और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से एक और व्यक्ति का नाम आपको याद आएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। ये सोवियत संघ के अंतिम नेता थे जिनका अभी निधन हो गया कुछ दिन पहले ही। और इसी तरह से कुछ समय पहले एलेक्सी लियोनोव का भी निधन हुआ था। वे अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये कौन बनी, तो आंसर होगा नोरा अल मतरूशी। और आप जानते हो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है, 12 अप्रैल को। और क्यों मनाते हैं हम 12 अप्रैल को ये दिन, तो सोवियत संघ के नागरिक थे यूरी गागरिन, जिन्होंने
12 अप्रैल 1961 1961 को वोस्टॉक नाम के एक अंतरिक्ष यान से पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी और इस तरह से वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे यूरी गागरिन। इसीलिए 12 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं। और आप जानते हो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। और भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट का नाम क्या है? संतोष जॉर्ज है, ये केरल से है। अच्छा, अभी अगर आपको याद हो तो बताओ कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी थी? भाई पहली तो कल्पना चावला थी, दूसरी आप कह दोगे सुनीता विलियम्स थी, तीसरी महिला कौन बनी? तो आंसर होगा शिरीषा बांदला। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हो गया। वे क्या थी? वो लेखिका थी और सबसे ज्यादा बिकने वाली वुल्फ हॉल त्रयी की लेखिका थी ये डैम हिलेरी मेंटल, जिनका अभी 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हिलेरी मेंटल, इन्होंने 2009 में वुल्फ हॉल के लिए और 2012 में इसके सिक्वल ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए यानी कि 2 बार बुकर पुरस्कार जीता था। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे लंबे अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड किनके नाम था जिनका अभी निधन हो गया? तो आंसर होगा वलेरी पोलाकोव, यूएसएसआर से थे ये। और आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस का भी निधन हो गया और उनकी खास बात क्या थी? सबसे कम दिनों के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, मात्र 17 दिनों के लिए। उनका नाम था जस्टिस कमल नारायण सिंह। और अभी जानते हो बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया। लोंडा नाच के लिए प्रसिद्ध थे वो, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ फिर, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सामुदायिक पुलिस पहल शुरू हुई है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, अभी उन्होंने लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए एक सामुदायिक पुलिस पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके और पुलिस जनसंपर्क स्थापित किया जा सके। आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा भी था, दिल्ली पुलिस ने ही उन्नति प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। उन्नति ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। फिर आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने अभया पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना। फिर दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का उसको लॉन्च भी किया था, जिसमें पॉडकास्ट सुनाएंगी वर्तिका नंदा। और फिर आपने पढ़ा था कि दिल्ली पुलिस ये स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को जारी करने वाली देश की पहली पुलिस बनी थी। चलो फिर आप मुझे बताओ कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश पुलिस ने। इसकी पहली महिला डीजीपी का नाम बताओ तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। निधन हो गया था, इनका नाम न्यूज में था इसलिए। और वैसे गुरुग्राम की अभी पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? कला रामचंद्रन बनी थी। और अभी आसाम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी थी? वायलेट बरुआ बनी थी। और बाकी अगर हम दिल्ली की बात करें तो आपने कहा भी इसके नए उपराज्यपाल बने लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? विनय कुमार सक्सेना। बताओ भी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। और भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में ही, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी यहीं की है। अभी भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहां पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली में। देश का पहला स्मोक टावर ये भी आपका दिल्ली में लगा है। लेकिन अगर पूछे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर कहां पे लगा था? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। चलो बताओ भारतीय रेलवे कहां पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? तो आंसर होगा किशनगंज दिल्ली में। तो दिल्ली से भी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं। फिर बताओ अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा नागालैंड। तो अभी नागालैंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम से अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना। तो इसमें लाभार्थी परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिल सकेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ
राजस्थान में जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका नाम क्या है जिसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया था? उस योजना का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। बाकी बात नागालैंड की है तो आप पहली बात तो ये याद रखो, नागालैंड त्योहारों की भूमि किसे कहा जाता है? नागालैंड को। बाकी आप मैप में देखो, ये रहा नागालैंड। कैपिटल क्या है इसकी? कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। मतलब असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार है। तो इतना आप याद रखना। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। क्या होगा इस अभियान में? लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच और यौन अपराधों सहित कई आवश्यक विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो याद रखना, शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि घरों की पहचान चेले का नाम योजना, ये कहां पे शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, ये 2009 में हुआ था रशिया में। उस समय इसमें 4 देश हुआ करते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। आपको पता है साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। और अभी 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ये चाइना के पास है। और कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की है। और इसको याद रखना बड़ा आसान है। देखो, पिछले साल भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी 13वें नंबर की। इस साल चाइना के पास है। अगले साल आपने कहा कौन से नंबर की? 15वें नंबर की होगी साउथ अफ्रीका के पास में। तो ऐसे चलते जाओ, अगले बार होगी फिर साउथ अफ्रीका, फिर उसके अगले साल 2024 में होगी ब्राजील के बाद, फिर रशिया के पास, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे चलते जाएगा साइकिल। तो याद रखना आपके लिए आसान होगा। आप किसी भी साल की पूछ ले और कौन से भी नंबर की पूछ ले, एक याद रख लो बस। और ब्रिक्स बैंक को ही क्या कहा जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, जिसकी मुद्रा क्या है? 5R। 5R क्यों है? क्योंकि इसके जो 5 सदस्य देश हैं, इन सबकी करेंसी R से ही चालू होती है। जैसे भारत की होती है रुपया, चाइना के रेनमिनबी, इस तरह से। और पिछले साल न्यू डेवलपमेंट बैंक में नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? मिस्र बना था। वैसे 4 नए देश बने थे, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र। लेकिन नवीनतम मैंने पूछा तो सबसे नवीनतम मिस्र बना था, 9th नंबर का आप कह सकते हो। और आप जानते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला है अपना क्षेत्रीय कार्यालय। और इसका अभी महानिदेशक किसे बनाया गया था? याद है आपको? डीजे पांडियन को। आप जानते हो अभी G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है, अगले साल तो हमारे पास होगी। और 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये श्रीलंका के पास है। ब्रिक्स की अध्यक्षता आपने कहा चाइना के पास है। G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है। अभी 2022 में क्वाड देशों की अध्यक्षता इसकी 4थी बैठक हुई थी, कहाँ पे? टोक्यो में। और अगले साल 5वीं बैठक होगी ऑस्ट्रेलिया में। आसियान की अध्यक्षता 2022 में किसके पास है? कंबोडिया के पास है। और याद रखना 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कोप 27 का आयोजन 2022 में मिस्र यानी कि इजिप्ट में होगा। और अगले साल कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अभी एक नया ग्रुप बना था I2U2 ग्रुप। कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएस। याद रखना ये सब पढ़ते। फिर आप बताइए, अभी किसने स्केल का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज, इस स्केल एप्लीकेशन को अभी किसने लॉन्च किया, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने ही अभी ये स्केल नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चमड़ा उद्योग के कौशल, सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा ये स्केल एप्लीकेशन। इसे लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोग इस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आंसर होगा चेन्नई में है। और एप्लीकेशंस की बात है तो एक प्रश्न मुझे बताओ, अभी किस राज्य की सरकार ने ई गवर्नेंस
पोर्टल है समर्थ, इसको लॉन्च किया था तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। और संभव पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। अभी ई नागर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया था गुजरात ने। और सरकार ने अभी राष्ट्र पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया था। यहाँ पे सभी मंत्रालयों, सभी विभागों और एजेंसियों के द्वारा दिए गए पुरस्कारों का नामांकन किया जाएगा। सीबीएसई ने अभी परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया था। और अभी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ई समाधान नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? जो भी छात्र हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो अपनी शिकायतों को यहाँ पे दर्ज करा सकेंगे। तो ये ध्यान रखना सब। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। तो अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स की नकल करने वाली एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है। ये वित्तीय बाजार के ऑटोमोबाइल सेगमेंट की गतिविधि और प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करें अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की, तो स्थापना होती है 1993 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और उसके सीईओ निमेश शाह है। आप जानते हो भी एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी सीईओ बने थे टीएस रामकृष्णन। एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अभी भारत की पहली स्कीम लॉन्च की है जो सिंगल फंड के जरिए सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करेगी। अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को। तो ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो अभी तक कजाकिस्तान की कैपिटल क्या थी? नूर सुल्तान। तो अब एक बार फिर से इसने अपना नाम बदल दिया, यानी कि कैपिटल का नाम बदल गया। और बदल के क्या रख दिया? अस्ताना रख दिया। पहले ये अस्ताना ही थी, फिर उसका नाम बदल के नूर सुल्तान किया गया था और अब फिर से अस्ताना कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल को बढ़ा करके 5 साल से 7 साल कर दिया है। ये भी ध्यान रखना। आप जानते हो अभी इंडोनेशिया ने भी अपनी कैपिटल को बदल दिया। पहले जकार्ता थी, अब क्या है? नुसंतारा। और तुर्की जो देश है उसने अपना नाम बदल दिया। तुर्की से क्या कर दिया? तुर्की ये। आप जानते हो हमारे राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। और अरुणाचल प्रदेश के किबिथु आर्मी कैंप का नाम बिपिन रावत जी के नाम पर रखा है, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और अभी गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में दौलताबाद किले का नाम बदल के देवगिरी किला कर दिया गया। उसके अलावा भी तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की थी? BR अम्बेडकर। अभी रेल यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगी वडोदरा में, उसको गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा। अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, करंट अफेयर्स के हैं ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, ये किस भाषा का है? तो आंसर होगा असमिया भाषा। तो हेमकोश ये असमिया भाषा का शब्दकोश है, यानी कि डिक्शनरी है। और इसका नाम हेमकोश क्यों रखा गया? क्योंकि इसका निर्माण 1911 में हेमचंद्र बरुआ के द्वारा किया गया था। और फिर उनके बाद उन्हीं के परिवार वाले समय समय पर इस डिक्शनरी को, इस शब्दकोश को अपडेट करते रहे। तो यही कारण था कि इसका नाम हेमकोश रखा गया। तो इसे असमिया वर्तनी का प्राथमिक स्रोत, फर्स्ट सोर्स भी माना जाता है। और अभी इसका ब्रेल संस्करण प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया। अब आप कहोगे ब्रेल संस्करण से, ब्रेल मतलब क्या हो गया? जो ब्रेल लिपि होती है, जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जो देख नहीं सकते, अगर उनको पढ़ाई करनी है तो कैसे करेंगे? या काफी आपने मूवीज में भी देखा होगा, वो हाथ लगा करके शब्दों को पहचानते हैं, उसे रीड करते हैं। और शब्द होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए मतलब वो डॉट से बने हुए होते हैं, उभरे हुए डॉट से। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न बनता है कि किसी भी एक अक्षर को बनाने के लिए ब्रेल लिपि में कितने डॉट का यूज होता है? तो याद रखना 6 डॉट का। अभी वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया? 4 जनवरी को। देखो वैसे असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है।
और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क, या यूं कह दूं कि अभी असम का 7वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और अगर पूछे असम का 6वें नंबर का नेशनल पार्क, यह है रायमोना नेशनल पार्क। तो फिर आपको बताना है अभी सितंबर 2022 में किस कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा इसका REC लिमिटेड। तो अभी REC लिमिटेड को एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा मिल गया है, मतलब ये महारत्न कंपनी बन चुकी है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और इसे ही पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से जाना जाता था। अच्छा, तो अब टोटल हमारी कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, कितनी नवरत्न या कितनी मिनी रत्न कंपनियां हो गई है, ये भी एक अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन बनता है आपका। तो देखो, पिछली बार हमने पढ़ा था हमारी 11वीं नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी पावर फाइनेंस। अभी ये बन गई है 12वें नंबर की, तो 12 तो हो गई है हमारी महारत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियां उधर से एक एक कम होती जा रही है, तो ये अभी बात करोगे तो 13 है, और मिनी रत्न आप जानते ही हो 74 है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी स्पीक्स नाम की बुक का विमोचन किसने किया? तो आंसर होगा हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और हमारे जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी इन तीनों ने मिलकर के नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया। मतलब मोदी जी के जो भी सिलेक्टेड भाषण थे उनको कलेक्ट करके एक बुक बना दी, और इसी बुक का नाम रख दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स। तो ये ध्यान रखना, बात